नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून को सुबह 9:27 पर घोषणा की है कि आने वाले 1.5 सालों में करीब 10 लाख भर्तियां की जाएंगी। पीएमओ ने ट्वीट कर लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है और निर्देश दिया है कि अगले 1.5 सालों में मिशन मोड में यानी कि आनन फानन में 10 लाख लोगों को भर्ती किया जाए। पीएमओ की तरफ से ट्वीट आते ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सतरंगी हेडलाइंस की बाढ़ आ गई है। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार अगले 1.5 साल में देगी 10 लाख लोगों को नौकरी। सरकारी नौकरी में निकलेगी छप्पर फाड़ के भर्तियां। पीएम मोदी ने दिया ये निर्देश। रोजगार पर अब एक्शन में मोदी सरकार। केंद्र सरकार 1.5 साल में देगी 10 लाख नौकरियां। सवाल उठता है कि इतने दिनों से नौकरी को लेकर सरकार का क्या रवैया रहा है और कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, क्योंकि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा पहले भी किया जा चुका था। मुझे एतबार तो था उनके वादे पर, लेकिन क्या करें, रिकॉर्ड उलझन में डाल देता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के मंथली आंकड़ों के मुताबिक 2021 में मई में बेरोजगारी दर 11.84% पर पहुंच गई थी। हालांकि इसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली और ये जनवरी 2022 में 6.57% पर आई थी, लेकिन फरवरी में यह फिर 8.10% पर पहुंच गई थी। मार्च में यह 7.60% हो गया और अप्रैल में 0.23% और ज़्यादा बढ़ गया। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1 है। अप्रैल महीने में यहां बेरोजगारी दर 34.5% रही। वहीं 28.8% दर के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर है। CMIE के अनुसार राजस्थान में बेरोजगारी दर का आंकड़ा अप्रैल में 28.8% रहा है। वहीं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी की दर 40% और उत्तर प्रदेश में 22% है। हालांकि जमीनी हालात आंकड़ों से भी ज्यादा खराब हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 में 2741 लोगों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर ली थी। यह आंकड़े 2014 की तुलना में करीब 24% ज्यादा हैं। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में करीब 8.72 लाख पद खाली हैं। कार्मिक मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसी साल फरवरी में संसद के अंदर ये जानकारी दी थी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के मुताबिक 1 दिसंबर तक सरकारी बैंकों में 41,177 पद खाली थे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT और IIM जैसे शिक्षण संस्थानों में करीब 10,814 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। वहीं देश के तीनों सेनाओं में करीब 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं, जबकि देश भर में रेलवे के अलग अलग जोन को मिलाकर 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। ये बस थोड़े बहुत आंकड़े हैं। अगर सभी श्रेणियों में नौकरी की लिस्ट दिखलाने लग जाऊं तो आप बोर हो जाएंगे। इसलिए आपको बिना बोर किए बता दूं कि बीजेपी सांसद और बीजेपी को घेरने वाले वरुण गांधी ने पीएम मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने तारीफ करते हुए लिखा, बेरोजगार युवाओं की पीड़ा समझने के लिए प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। नए रोजगार का सृजन करने के साथ साथ हमें 1 करोड़ से अधिक स्वीकृत परंतु रिक्त पदों को भरने हेतु सार्थक प्रयास भी करने होंगे। ये तो हुई बेरोजगारी की बात। अब पीएम मोदी के घोषणा की बात। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी ने 10 लाख नौकरी देने की घोषणा यूं ही नहीं की है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम विवाद जारी है। फिल्मी स्टाइल में बुलडोजर से फैसला ऑन द स्पॉट भी किया ही जा रहा है। लेकिन रोजगार को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर कभी कभार हावी हो जा रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में लगभग 2 साल का समय है और पीएम मोदी ने भी 10 लाख नौकरियां देने का टारगेट दिसंबर 2023 तक ही रखा है। इसके साथ ही लगे हाथों 2022 का गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों के चुनाव भी निपट जाएंगे। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। पीएम मोदी की रणनीति क्या चुनाव आधारित ही है या वाकई अब देश में हालात ऐसे बन रहे हैं कि सरकार अब लोगों को नौकरी देने की अवस्था में आ गई है? तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 खास गेस्ट, संतोष मेहरोत्रा जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं और संजीव पांडे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का हमारे आज के कार्यक्रम में स्वागत है सर। नमस्कार।
सबसे पहला सवाल संजीव पांडे जी से। आज की घोषणा का कनेक्शन क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव से है या वाकई सरकार रोजगार को लेकर गंभीर है? देखिए, बीजेपी शासित तो 3-4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जहाँ पे बीजेपी या तो कॉलिशन में है, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी कॉलिशन में है, लेकिन यहाँ मेजर पार्टनर है, बड़े पार्टनर है भाजपा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन राज्यों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में पिछले 1-2 सालों में लोग बड़े असंतुष्ट हैं, और खासकर युवा वर्ग बहुत असंतुष्ट है बेरोजगारी को लेकर। और इन राज्यों से ही भारतीय जनता पार्टी को 2024 का रास्ता दिख रहा है, क्योंकि बाकी जो बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और तेलंगाना और जो साउदर्न स्टेट्स है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। जैसा कि पहले भी जो पिछले चुनाव में इन राज्यों में परफॉर्मेंस भाजपा का बहुत अच्छा नहीं था, अगर बंगाल को छोड़ दे तो ये जो हिंदी हार्टलैंड है, जहां पे बीजेपी को 2014 और 2019 में बहुत बड़ी सफलता मिली थी, और वो सफलता का एक बहुत बड़ा कारण इनका एक मॉडल था, डेवलपमेंट का मॉडल, रोजगार का मॉडल। लेकिन उस फ्रंट पे सरकार बहुत बुरी तरह से फेल है, और कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की जानकारी है कि युवाओं में एक बहुत भारी असंतोष है। तो उस असंतोष को मतलब कि थोड़ा सा खत्म करने के लिए, अब कितना खत्म होगा ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि चुनावी एजेंडा के साथ ही ये घोषणा की गई है 10 लाख लोगों को रोजगार देने की। उसमें मेन टारगेट उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा है। हरियाणा अभी सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, बिहार भी बेरोजगारी दर में काफी आगे है। और बिहार, उत्तर प्रदेश, आप लोकसभा में 2019 के में चुनावी सफलता का दर भाजपा का बहुत ही ज्यादा है, और अगर वो चुनावी सफलता दर अगर युवाओं के कारण भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मुश्किल आएगी केंद्र में सत्ता में प्राप्त करने के लिए। हिंदू और मुसलमान और जो ये तमाम जो विभाजन है, धार्मिक विभाजन, इसके बल पे भाजपा को ये लग रहा है कि बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ युवाओं के अंदर, युवाओं के लिए लोक लुभावन घोषणाएं उनको करनी पड़ेगी। तो मैं ये मानता हूं कि 10 लाख जो लोगों को रोजगार देने की घोषणा है, उसके पीछे चुनावी एजेंडा एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आया। संतोष मेहरोत्रा जी, आपसे मेरा सवाल है कि आपके हिसाब से भारत में बेरोजगार या रोजगार होने का क्या मतलब है, और किस सेक्टर में सबसे अधिक रोजगार मिलते हैं? देखिए, सरकार जो है हमारी 50 करोड़ की श्रम बल में केवल 3% योगदान करती है नौकरियों। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, टोटल सरकार केंद्र और राज्यों का मिलाकर के। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये केवल केंद्र सरकार के लिए ही, राज्य सरकारों को लागू भी नहीं होता। तो 1.5% से 50% जो 100% है उनका तो फायदा होने नहीं वाला है, पहली बात। इसका मतलब यह है कि लगभग 97% नौकरियां हमारे देश में निजी क्षेत्र में है, और सबसे बड़ी दिक्कत वहां है। तो वहां तो सरकार अपनी बिल्कुल विफल दिख रही है। तो केंद्र में 10 लाख नौकरियां 1.5 साल में पैदा करने का जो ये अनाउंसमेंट है, पांडे जी ने ठीक ही बताया कि ये चुनावी मुद्दा है। चुनाव में पहले 2 करोड़ नौकरियां सालाना पैदा करने की भी बात हुई थी। अब ठीक है, अब 10 लाख के देने की 1.5 साल में बात हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये है दीपक जी कि ये नौकरियां कहाँ भरी जाएंगी, किन क्षेत्रों में सरकार, केंद्र सरकार भरेगी। ऐसे मेरी समझ में 5 क्षेत्र हैं जहां पर सरकार को अधिक तवज्जो देने की आवश्यकता। पहली बात तो शिक्षा, स्कूल और यूनिवर्सिटी, कॉलेज। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं। वैसे ही बहुत स्थिति खराब थी और कोविड के बाद और खराब हो गई है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं रही है पिछले 8 साल। तीसरा सेक्टर पुलिस का है। पुलिस की बेहद कमी है हमारे राज्यों में। अब सवाल ये है, पुलिस तो राज्य के
स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये किस तरीके से केंद्र सरकार इस पे खर्च करेगी। चौथा है जुडिशरी, जिस पे केंद्र सरकार खर्च कर सकती है। और पांचवा है डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में कमी रही है और रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था। और डिफेंस फोर्सेस में आज ही अखबार कह रहा है कि सरकार कह रही है कि हम 3 साल के लिए, 4 साल के लिए शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को, टूर ऑफ ड्यूटी इसका नया नाम हैगा, लोगों को भर्ती करेंगे। खैर, मुद्दा यह है कि कुछ अहम और महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं, जो हमारे देश के गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे पुलिस और जुडिशरी। वैकेंसीज बहुत हैं। और दूसरे सेक्टर्स हैं जो मानव विकास के लिए बेइंतहा महत्वपूर्ण हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। और तो ये 5 सेक्टर पे अगर तवज्जो दी जाएगी तो बात बनती है। दूसरी बड़ी बात सरकार को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सरकार में 4 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, बी और सी और डी। तो सी और डी ग्रुप जो सब नीचे तबके के होते हैं, यानी कि लोअर डिवीजन क्लार्क, एलडीसी और अपर डिवीजन क्लार्क के नीचे, और दफ्तरी फर्राश, ड्राइवर, सफाई, इनकी संख्या, इनका अनुपात है 90%। 90% जो के सरकारों के मुलाजिम हैं, उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो ग्रुप सी और डी में हैं। जब इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप ए और बी, जहां प्रोफेशनल्स होते हैं, अधिकतर अफसर होते हैं, वहां कमी है, बेइंतहा कमी। इसी वजह से एक डीएम आप पाते हैं कि वो 75 स्कीमें, 100 स्कीमें चला रहा होता है। तो कौन सी स्कीम ठीक से चलेगी, कौन सी ठीक से नहीं चलेगी, आप समझ सकते हैं। तो अगर ये जो 10 लाख नौकरियां हैं वो ग्रुप सी और डी में भर दी जाएंगी तो इससे काम नहीं चलेगा। सरकार की गवर्नेंस की जो गुणवत्ता है उसमें फर्क नहीं आ जाएगा। तो सरकार एक तरफ कहती है कि हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमल गवर्नेंस करना चाहते हैं, तो भाई मैक्सिमल गवर्नेंस के लिए आपको लोग चाहिए ऐसे जो सेक्टर डोमेन एक्सपर्ट्स हों, जानकार हों। ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होगी। तो आप अगर ग्रुप सी और डी में भर करके 10 लाख नौकरी दे देंगे तो उससे गवर्नेंस नहीं सुधर जाएगी। जैसा आपने भी बोला कि 4 साल के लिए नौकरियां निकाल रही है सरकार, आपको लगता है कि मौजूदा दौर में जो बेरोजगारी की स्थिति है और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल या 5 साल की रोजगार निकालने से कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, चाहे वो रोजगार के लेवल पे हो या अर्थव्यवस्था के लेवल पे हो, या ये सिर्फ चुनावी लेवल पे फायदा देगा? देखिए, सीधी सी बात यह है कि सरकार के पास पैसे की बहुत कमी है। सरकार के पास 2020 के शुरू में ही, कोविड आने से पहले ही फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया था बहुत, और उसके बाद कोविड के बाद और बढ़ गया। ठीक है, तो सरकार अगर रिक्त स्थान भर नहीं रही थी तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये। तो एकदम से ऐसी ये स्थिति में तो कोई बदलाव आया नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो ये कहाँ से लाएगी पैसे? तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे 4 साल वो रहे या परमानेंट हो, अरे भैया पहले रिक्त स्थान भरे तो तब आप परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करो। यहाँ तो रिक्त स्थान ही नहीं अनाउंस होते हैं, और जब अनाउंस भी हो जाते हैं, इम्तिहान भी हो जाता है। यूपी का हाल आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि पिछले साल 1.5 साल में 18 इम्तिहान हुए और 18 इम्तिहानों के पेपर लीक हो गए। कौन कैसे होता है, क्यों होता है? पेपर लीक इसलिए कराया जाता है क्योंकि एक तरफ तो वो एक प्राइवेट धंधा चल रहा है,
लीक कराने से पैसा लोग बनाते हैं। और दूसरी तरफ सरकार की भी चाहे ओवर्ट एक्सप्लिसिट रजामंदी ना हो, मगर इम्प्लिसिट रजामंदी होती है इसमें कि हाँ जिसको लीक करा दो तो हमें नौकरियां भरनी नहीं पड़ेगी, जो हमारे पास पैसा ही नहीं तनख्वाह देने के लिए। तो भाई एक बार इम्तिहान का पेपर लीक हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3, 4, 5 बार हो सकता है, या 18 बार कैसे होता है? इसमें आपको कुछ नियत की में खोट नजर आना चाहिए। और ये सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूं, तो हर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं आगे 18 महीने में क्या होता है। संजीव पांडे जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पीएम मोदी की घोषणा को जो आज उन्होंने की है नौकरी को लेकर, उसको सीरियसली लिया जा सकता है, या हो सकता है आने वाले समय में कह दें कि यह भी एक चुनावी जुमला था? देखिए, रोजगार को लेकर सरकार पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटी है। जहां तक मैं सरकारी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, देखिए राज्यों के पास एक बहुत बड़ा रोजगार में सरकारी रोजगार की उपलब्धि करवाने की उनके पास काफ़ी है। जैसे सेंटर के पास रेलवे है, सेंटर के पास टेलीकॉम था, टेलीकॉम तो चलिए BSNL बिक ही गया, और वहाँ जिनको रोजगार था उनको सरकार ने बेरोजगार किया। और रेलवे में 3, 4, 5 लाख कितनी वैकेंसियाँ अभी तक, जो जितने लोग रिटायर होते जा रहे हैं, नई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। 3, 4 साल पहले जो पेपर लिए गए उनकी भर्तियां नहीं हुई, रेलवे को इनकम भी हो गया कई 100 करोड़ रुपया उनके फार्म से। तो ये सरकार की ईमानदारी तो पहले यही दिखती है। और ये कोविड से पहले के जो भर्तियां, जो इन्होंने वैकेंसियां निकाली है, वो भी नहीं भरे। सेकंड है कि देखिए राज्यों की एक बड़ी समस्या आ गई है कि राज्यों की फाइनेंस सेंटर ने बहुत टाइट कर दी। राज्यों के पास आय के स्रोत आज की डेट में क्या है? शराब। GST लगाकर आपने उनके हाथ बांध दिए हैं, उनके पास तो पैसा है नहीं राज्यों के पास। दूसरा, एक बड़ा ऑर्गेनाइज धांधली है नौकरियों के अंदर, तीसरे और चौथे दर्जों में। कि तीसरे और चौथे दर्जों में तमाम राज्यों के अंदर और केंद्र क्या कर रही है कि आउटसोर्स कर रही है। उसमें बड़े लीडर, बड़े अधिकारियों का धंधा है, गोरख धंधा है। उनकी कंपनियां होती हैं, वो आउटसोर्स करते हैं। 18,000 पे लड़कों को 19,000, 20,000 रुपए पर रखते हैं, 3rd और 4th ग्रेड में। सरकार से वो पेमेंट लेते हैं, और उधर जो है उनको 7,000, 8,000 रुपया का भुगतान होता है जो एम्प्लॉय होते हैं। तो एक जो है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो परमानेंट और अस्थायी भर्तियां होनी थी, उसको सरकार ने ऑर्गेनाइज तरीके से अपने कुछ लोगों को फायदा देने के लिए ठेका सिस्टम शुरू कर दिया, आउटसोर्सिंग शुरू कर दिया। उसमें अरबों का घोटाला है। इसी आरोपों को मद्देनजर हरियाणा ने कौशल विकास एक विभाग बनाया, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया है, एक कौशल निधि कुछ अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है कि ठेके को डायरेक्ट रखेंगे। उस डिपार्टमेंट का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज है सिस्टम कि आप चौथे और तीसरे दर्जे पे बंदों को आउटसोर्स कर रहे हैं, और आउटसोर्स में भी जो आप पैसा दे रहे हैं, वो पैसा पूरी तरह से जो रोजगार युक्त जो लड़के हैं जो रखे जा रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो सरकार की ईमानदारी तो है ही नहीं। सरकार भर्ती डायरेक्ट तो अस्थायी रूप से करना नहीं चाहती है, अस्थायी रूप से और कॉन्ट्रैक्ट पे आउटसोर्सिंग हो रहा है, उसमें भी बहुत बड़ा खेल है। जहां तक बात है कि भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं, वो सर बहुत अच्छा बता रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि सरकार का भी कहीं न कहीं कोई योगदान है कि पेपर लीक होते रहे, अस्थायी भर्ती करने का कोई नौबत ना आए और सरकार का पैसा बचता रहे। लेकिन उधर तमाम पदों पे जहां जरूरी इनको रखना है, चौथे और तीसरे दर्जे पे, वहां पे अस्थायी रूप से कंपनियों के थ्रू ये बंदे को हायर कर रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ा घपला है। पैसे सरकार से खूब जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स खा रहे हैं, नेता खा रहे हैं, अधिकारी खा रहे हैं। और जो लड़का रोजगार जिसको मिल रहा है, इवन कब तो मैं देख रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लड़के भर्ती हो रहे हैं, उनसे कंपनियां कहती है कि 3 महीने का सैलरी मुझे एडवांस दे दो 12 महीने में से, और वो बकायदा घूस के रूप में कंपनियां ले रही हैं, कंपनियों के मैनेजर ले रहे हैं। ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही बुरी स्थिति रोजगार के क्षेत्र में। जी। संतोष, मेरा तो सर आपसे सवाल है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, सरकार ने अपनी तरफ से सारी चीजें कर ली है, चाहे वो पेट्रोल डीजल पे अधिक से अधिक पैसा वसूलने की बात हो, इनकम टैक्स बढ़ाने की बात हो, GST की बात हो, सारे वो तरीके जो उनको लगता था कि कामयाब हो सकते थे हमारे पास पैसा बढ़ाने के लिए, वो कर लिया। इसके बावजूद वो पैसा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और यही वजह है कि नौकरी वो नहीं दे पा रहे हैं।
मौजूदा दौर में आप सरकार के लिए क्या रास्ता देखते हैं, कैसे वो इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? सरकार ने 2019 में 2 गलतियां करी, जिसका खमियाजा सरकार और हम सब भुगत रहेंगे, जिसकी वजह से इनका बढ़ा हुआ फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, जो वैसे ही बढ़ा हुआ था 2019 के अंत में, वो और बढ़ गया कोविड की मार से। मगर पहले मैं 2019 की गलतियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। हमारे देश की विकास दर में लगातार 2016 की नोटबंदी के बाद कमी आती चली गई। आंकड़े हमको ये बता रहे हैं कि यूपीए के दौरान जो विकास दर थी हमारी अर्थव्यवस्था की, वो 8% थी। 2004 से 14 के बीच में 8% सालाना। पिछले 8 साल में ये ग्रोथ रेट, ये विकास दर घट करके 5.6% हो गई, और इसका खमियाजा इनके आय, सरकार की आय पे भी पड़ रहा था। और फिर उस पे सरकार ने स्वयं आघात किया, पहले नोटबंदी करके। दूसरे 6 महीने बाद आनन फानन में इन्होंने जुलाई में जीएसटी लागू कर दी, जिसका असर असंगठित क्षेत्र पे अधिक हुआ। असंगठित क्षेत्र वैसे ही आघात सह चुका था नोटबंदी का, तो इस वजह से एमएसएमई सेक्टर, लघु मध्यम इकाइयां, असंगठित क्षेत्र पूरा ध्वस्त हुआ, नौकरियां ध्वस्त हुई। फिर जब कोविड आया तो 25 मार्च को हमारी सरकार ये फिर से आनन फानन में 4 घंटे की नोटिस पे एक महाकाय देश को लॉकडाउन में भेज देती है। बेरोजगारी बेइंतहा एकदम से बढ़ गई अगले हफ्ते भर। ग्रोथ रेट, विकास दर माइनस में चली गई। जो दुनिया में माइनस हुआ था वो 3% का था। हमारे देश में जो माइनस हुआ विकास में, वो 6.5% से ज्यादा हुआ फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो नौकरियां को तो जाना था ही, जो वैसे ही बेरोजगारी दर 48 साल में सबसे अधिक थी, 20 के शुरू में वो और बदतर हो गई। ऐसी स्थिति में सरकार की आय और कम हो गई। तो ऐसी स्थिति में सरकार अपने ऊपर और कुठाराघात करती है। क्या? कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% से एकदम से 25% कर देती है सितंबर 2019 में। क्यों भाई? किस लिए कर दिया? 1.5 लाख करोड़ सालाना का नुकसान सरकार इसकी वजह से बर्दाश्त कर रही है। उससे पहले बजट 2019 में पर्सनल इनकम टैक्स के थ्रेशोल्ड बढ़ा दिए गए थे, क्योंकि इलेक्शन जीतना था, लोकसभा का इलेक्शन आ रहा था, मिडिल क्लास को जीतना था सरकार को, तो पर्सनल इनकम टैक्स में भी थ्रेशोल्ड बढ़ाए गए, जिसकी वजह से पर्सनल इनकम टैक्स की आय में कमी आ गई सरकार के पास, और कॉर्पोरेट टैक्स फिर 6 महीने बाद उन्होंने हटा दिया। ऐसी स्थिति में जब आप कंगाली के कगार पे खड़े हुए थे, तो सरकार के पास बचता क्या है जरिया, बल्कि पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़ाते चले जाओ। पेट्रोल और डीजल पे दाम घटाने चाहिए थे, क्योंकि गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के खर्चे स्वास्थ्य सेवाओं पे बढ़े कोविड के दौरान। तो आप घटाने के बजाय आप पेट्रोल डीजल पे बढ़ा रहे हो। तो पैसे हैं ही नहीं सरकार के पास। पैसे, सरकार की कंगाली वैसे ही थी और बढ़ गई है, और ये बहुत बड़ा कारण है जो सरकार में नौकरियां पैदा नहीं हो रही थी और रिक्त स्थान भरे नहीं जा रहे। तो अब ये, क्योंकि 1.5 साल में फिर इलेक्शन है, तो एक और हथकंडा है। अब देखिए इसमें से क्या लागू होता है, क्या नहीं लागू होता, क्योंकि पैसे की कमी बहुत अधिक है अभी भी। फिस्कल हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशो है, वो जो 19-20 में, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो
65% के लगभग था, वो 90% पहुंच गया है। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ और राज्य सरकारों को मिला के इसमें केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास तंगी बहुत है और खर्चे सरकार बढ़ाना चाहती है। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर। मुझे लगता है आपने जिस तरीके से समझाया है, बहुत ही बुनियादी चीज़ों को समझाया है। हमारे दर्शक समझेंगे कि सरकार जो है वो फैसले अभी चुनाव आधारित ले रही है, जबकि देश हित में होना ये चाहिए था कि आप अर्थव्यवस्था आधारित जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार देश की नीति बनाए। काश की सरकार ऐसा करे तो मुझे लगता है कि देश का ज़्यादा बेहतर विकास हो सकता है, बजाय कि हम चुनाव आधारित अर्थव्यवस्था बढ़ाने की बात करें। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।